नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं एमपीजीके में एक छोटा सेक्शन मैंने जो लास्ट टाइम आपको बोला था रिवर सिस्टम के बाद में अब हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदी तालाबों के बारे में बात करेंगे और झरनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण नदी इसलिए क्योंकि उस नदी के ऊपर है वो झरने, ठीक है, या फिर कहीं तालाब बन रहा है या फिर झील बन रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नदी तालाब झील क्या होते हैं। ठीक है, नदी हमने पढ़ ली थी, है ना। तो आज का जो सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, वो है झील। ठीक है, और क्या हो जाएगा, झरने, झील और झरने। ठीक है, अब झील क्या होता है, झील किसी भी जगह पर, है ना, किसी भी जगह पर, है ना, एक ऐसा स्थाई बोल दो या फिर अस्थाई, स्थाई या अस्थाई रूप से जल भराव या फिर वाटर कलेक्शन होता है, वहां पर जल भराव होता है, पानी भरा हुआ रहता है, एक निश्चित गहराई होती है इसकी, है ना। एक निश्चित गहराई में यदि पानी भरा हुआ रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, है ना। निश्चित गहराई पर यदि पानी भरा हुआ आपको दिखाई देगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम झील, है ना। इसकी निश्चित गहराई होती है, ये स्थायी रूप से भी दिखाई देगी और अस्थायी रूप से भी दिखाई देगी। स्थायी रूप से मतलब क्या हो जाती है, उसके अंदर हमेशा वर्ष भर पानी रहेगा, और अस्थायी की बात करें उसमें वर्ष भर पानी नहीं रहेगा, कुछ समय पश्चात जैसे ही वर्षा ऋतु होगी पानी होगा, वर्षा ऋतु के बाद उसमें से पानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो स्थायी और अस्थायी रूप से देखी जाती है। ठीक है, इसे और क्या क्या बोला जाता है ना। झील को क्या बोल सकते हैं, झील या तो आपको तालाब लिखा हुआ दिखाई देगा, तालाब, कहीं पर नाद दिखाई देगा, है ना। तो ये भी याद रखिए, तालाब हो गया, नाद हो गया, सागर भी बोल देते हैं, है ना, सागर क्षेत्र, है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, कैस्पियन सी, है ना, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो वैसा ही झीलों को इस नाम से भी जाना जाता है। तालाब हो गया, नाद हो गया, सागर हो गया, ठीक है, और फिर उसके अलावा नाडू हो गया, है ना। तो ऐसे, नाडू नहीं, है ना, नाद हो गया, पोखर हो गया, पोखर। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम झरने बोले तो झरने क्या होते हैं, जब एक निश्चित ऊंचाई से, है ना, किसी भी स्रोत से आता हुआ जल, निश्चित ऊंचाई से किसी भी स्रोत से आता हुआ जल जब भूमि पर गिरता है तो इसे क्या बोलते हैं, झरने कहते हैं, है ना, या फिर जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जलप्रपात, जल का नीचे की ओर आकर गिरना एक निश्चित ऊंचाई से, और झरने इसीलिए बोलते हैं झर झर करके आवाज आती है और झर झर करके जल नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो ये किसी धारा पर भी बने हो सकते हैं, किसी नदी पर भी बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो झरने कहलाते हैं। झरने में भी डिपेंड करेगा कि वो स्रोत क्या है ना। हो सकता है कि वर्षा ऋतु के समय बहुत सारे झरने चालू हो जाते हैं, है ना, बहुत जगह झरने दिखाई देते हैं, लेकिन जैसी वर्षा ऋतु खत्म होती है और कुछ महीने बीत जाते हैं तो वो झरने क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो गहरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, तालाब या झील कहलाएगी, और ऊंचे क्षेत्र जहां से पानी ऊपर से नीचे गिरता है उसे कहेंगे झरने। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज आती है रैपिड, है ना, रैपिड बोल दो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, रैपिड, या फिर रैपिड के अलावा हम क्या बोलेंगे इसे, क्षिप्रिका। ऐसे स्टेप वाइज जब पानी गिरता है ऊपर से, पहले इस स्टेप पर आएगा, फिर उसके बाद इस स्टेप पर जाएगा, फिर इस स्टेप पर जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, क्षिप्रिका, है ना, इसे कहेंगे क्षिप्रिका, क्षिप्रिका, है ना। अधिकांश क्षिप्रिका देखने को मिलती है हमें, क्षिप्रिका अधिकांशतः देखने को मिलती है कि रिवर जब एक छोटे छोटे स्टेप वाइज नीचे की तरफ आती है, जैसा आपको भेड़ाघाट वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, उसके अलावा आपको अमरकंटक वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, तो बहुत सारे झरने किस रूप में, क्षिप्रिका के रूप में ही, रैपिड्स के रूप में ही दिखाई देते हैं, जिसमें स्टेप वाइज पानी चलता है, और झरने क्या होते हैं, एकदम सीधा यहाँ नीचे गिरेगा और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन से हो जाते हैं, है ना। सबसे पहले आ जाते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, है ना। सीधा क्वेश्चन किस में बन जाता है, 2 मार्कर में, है ना, 2 मार्कर के क्वेश्चन सीधे यहाँ से बनेंगे। उसके अलावा सीधे सीधे प्री के क्वेश्चन भी यहाँ से बन ही रहे हैं आपके।
ठीक है। देखो बहुटी जलप्रपात ये देखने को मिल रहा है। देखिए वर्षा ऋतु का एकदम विहंगम दृश्य, शानदार तरीके से पानी यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में औदा या फिर सेलर नदी, है ना, ये याद रखे ज्यादातर। सेलर नदी किस नदी पर है? सेलर नदी पर दिखने वाला पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर है। 198 मीटर इसकी ऊंचाई हमको देखने को मिलती है ना। इसको हम इस वाले से कर लेते, दिखाई भी देगा। 198 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को हमको मिलेगी। ठीक है, बहुटी जलप्रपात, सेलर नदी, रीवा। नेक्स्ट आता था चचाई। मध्य प्रदेश के रीवा जिले, कहाँ पर दिखेगा आपको? रीवा जिले में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ही ये देखने को मिलेगा। अरे भाई क्लीन हो जाओ, है ना। रीवा जिले में ही देखने को मिलता है। बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। कितनी है? इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिएगा, पहला कौन सा है? बहुटी जलप्रपात, जो क्या है? रीवा में है। ठीक है, सेलर नदी पर है। रीवा सेलर सबसे ऊंचा। ठीक है, और कितना ऊंचा? 198 मीटर ऊंचा। 198 मीटर ऊंचा। दूसरा कौन सा हो गया? चचाई हो गया। चचाई रीवा जिले में है, बीहड़ नदी पर है, ऊंचाई 130, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाती है केवटी जलप्रपात। यह जलप्रपात भी रीवा जिले में है। कहाँ पर है? रीवा जिले में। देखो सबसे पहले कौन सा था हमारा? बहुटी, ये रहा बहुटी। दूसरा चचाई, ये रहा चचाई देखने को मिल रहा है। केवटी की बात कर तो देखिए केवटी, है ना, अलग अलग प्रकार की धाराएं दिखाई दे रही है। उसके अलावा चूलिया जलप्रपात देखे जो हमारी चंबल नदी पर मौजूद है। ठीक है, तो केवटी की बात कर तो बीहड़ की सहायक नदी महान नदी पर, है ना, महाना नदी पर स्थित ये जलप्रपात दिखाई देता है। मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवटी जलप्रपात, है ना, इसके आसपास ही, है ना, इसके पास में ही मेले का आयोजन किया जाएगा। कब? मकर संक्रांति पर, है ना। चलिए चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? जलप्रपात राजस्थान में है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश की नदी पर है इसलिए पूछा जा सकता है ना। तो कहाँ पर है जलप्रपात? जो है राजस्थान में, बैंसरोड़गढ़ में। कहाँ पर? बैंसरोड़गढ़ में, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ का? राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में है इसलिए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश की नदी चंबल पर मौजूद है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, जो भी जलप्रपात होंगे या झीलें होंगी आपको इस तरफ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, है ना, सबसे पहले है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा मतलब बहुत सारी धाराओं के रूप में ऐसा विभाजित है, इसलिए इसे किस रूप में जाना जाता है? सहस्त्रधारा के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर है ना, खरगोन, है ना, खरगोन जिले में है ये। कहाँ पर दिखाई देता है? खरगोन जिले में आपको देखने को मिलता है। खरगोन जिले में महेश्वर नर्मदा नदी पर, है ना, 8 मीटर ऊंचा ये सहस्त्रधारा जलप्रपात है। तो दो चीज है, खरगोन जिला, महेश्वर नर्मदा, ठीक है, माहिष्मती पुराने समय में, और फिर 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट आ जाता है धुआंधार जलप्रपात। एकदम देखिए पानी इतना झरझर करके गिरता है यहाँ पर कि क्या होता है, धुएं जैसा आपको ऐसा माहौल दिखाई देता है। अन्य किसी झरने में दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एकदम चारों तरफ से ऐसा पानी गिरता है तो ऐसी दिखाई देता है, एकदम धुएं जैसी स्थिति बन जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित ये जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 18 मीटर की ऊंचाई वाला ये हमारा जलप्रपात है। नेक्स्ट आ जाता है कपिल धारा। अब यहाँ से बहुत सारे जलप्रपात मैंने नदी के साथ में बताए थे, नर्मदा नदी जब कवर करी थी उसके साथ में बहुत सारे जलप्रपात बताए थे, क्या ना, कि ये जलप्रपात तो ये है वो है ना, और बहुत सारा, है ना, कपिल धारा, दुग्ध धारा, है ना, और फिर सहस्त्र धारा, है ना, ऐसे हमने बहुत सारी बात कर ली थी। अनूपपुर जिले में, कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में, नर्मदा पर ही है, उसके उद्गम स्थल पर अमरकंटक में देखने को मिलेगा।
ठीक है, ये 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ से? अमरकंटक से 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं अमरगढ़ जलप्रपात। जैसे कपिल धारा है वैसे जितने भी जलप्रपात है जो इस नदी पर है, यहीं पर उसके साथ में कोई भी आता है तो यही डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। बस यहाँ पर जाएगा अनूपपुर जिले पे नर्मदा नदी के उद्गम से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि जहाँ पर उद्गम है वहाँ तो छोटी छोटी धाराएं दिखाई देगी, है ना, उस रूप में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर, है ना, तो ये आ गया कपिल धारा, है ना। ऐसे छोटी छोटी जगह से नदी एक एक सेक्शन में नीचे की तरफ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अमरगढ़ जलप्रपात। तो ये दिखाई दे रहा है, ये अमरगढ़ जलप्रपात है ना, भोपाल से 65 किलोमीटर दूर, अल्टीमेटली भोपाल के ही पास में सीहोर जिले में स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? सीहोर जिले में स्थित है ये जलप्रपात, सीहोर जिले में स्थित है। अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में देखा जाता है, पर्यटन स्थल है। सीधे सीधे पर्यटन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कौन सा? पाताल पानी। बहुत ही फेमस और बहुत ही खतरनाक जलप्रपात है ना। इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है ना, क्योंकि लोग, जलप्रपात ऐसा है क्योंकि इसके ऊपर वाले क्षेत्र में लोग अंदर जा सकते हैं प्रपात की धारा में, है ना। ऊपर की तरफ जो ये धारा दिखाई देती है, हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग इन क्षेत्रों में यहाँ खड़े होकर फोटो खिंचाना चाहते हैं, है ना, बढ़िया सा, ठीक है। और वो आखिरी फोटो होता है जो पेपर में आता है उनका, ठीक है। इसीलिए किसी भी जलप्रपात के पास जाएं तो एकदम ऐसी गलती ना करें, ठीक है। और एक और आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये अप्सरा दिखाई दे रहा है, अप्सरा जैसे इंदौर में एक और है, ये अप्सरा जलप्रपात है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर शीतला माता जलप्रपात और है। हाल ही में पेपर में आया था, वहाँ पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। अभी जैसे पानी गिरा इंदौर में कुछ समय पहले, तो वहाँ पर लोगों की कुछ की मृत्यु हो गई थी डूबने के कारण। 3-3 दिन 4-4 दिन बाद क्या होती है, लाशें मिलती। क्यों? क्योंकि नीचे गड्ढे होते हैं, पत्थर होते हैं, उसमें लाशें फंस जाती है, आप फंस जाते हो और आपकी मृत्यु इसी कारण से हो जाती है। बहुत बुरी मौत होती है जल के द्वारा, है ना, पानी में डूबकर आग से। ये बहुत दर्दनाक होती है और मतलब इंस्टेंट इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। ये छोड़ती नहीं है, इसलिए पानी से दूर रहें, भले ही तैरना कितना भी आता हो, है ना। चलिए, पाताल पानी जलप्रपात तो इंदौर जिले में है। ये इंदौर जिले में चंबल नदी के समीप है ना। वहाँ से एक पहाड़ी झरना दिखाई देता है, चंबल नदी की सहायक नदी पर है। इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्पॉट है ना, और मरण स्थल भी है ये लोगों का ठीक है, ऐसा बोला जाए, ठीक है। पाताल पानी टंट्या भील, पाताल पानी टंट्या भील का समाधि स्थल भी है ना। चलिए आगे बात करें जमुना जलप्रपात। तो ये दिखाई दे रहा है जमुना धारा, ठीक है, जलप्रपात। इस जलप्रपात को बी फॉल किस नाम से जाना जाता है? बी फॉल के रूप में भी जाना जाता है। होशंगाबाद में, पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। अब बी फॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इससे ऊपर से पानी की बूंदें गिरती, देखिए अच्छा खासा ऊंचा है, ऊंचाई अच्छी खासी है। जब इससे पानी नीचे की ओर गिरता है तो इसकी बूंदें एकदम बहुत ऊंचाई से गिरने पर आपकी बॉडी पर चुभती है ना। बूंदें क्या होती है? ऐसी चुभती है, बहुत ऊंचे से पानी गिरेगा तो बौछार इसकी चुभती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मधुमक्खी आपको काट रही है ना, मधुमक्खी आपको काट रही है। ऐसा चुभता हुआ सा एकदम प्रेशर से पानी आता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में, इसीलिए बी फॉल के नाम से जाना जाता है। यह होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। बहुत अच्छा शानदार मीठा पानी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन आप डायरेक्ट इसे पी नहीं सकते, बैक्टीरियाज होते हैं इसके अंदर, लेकिन फिल्टर करके पानी बहुत मतलब शानदार जलप्रपात है ये। अप्सरा जलप्रपात ये भी पचमढ़ी का है ना। यदि आप पचमढ़ी घूमने जाएंगे तो आपको सब जलप्रपात ये घुमा दिए जाते हैं एक ही बार में, ठीक है। यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले में है, पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल, है ना, परी फॉल वही है अप्सरा। अप्सरा क्या होती है? परी, है ना, परी हो या अप्सरा वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अप्सरा जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात, ठीक है, भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? ये दिखाई दे रहा है भालकुंड जलप्रपात, ठीक है। ये है अप्सरा, अप्सराएं नहा यहाँ करती है, ऐसा याद रखें, है ना, छोटा सा है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। ये है भालकुंड जलप्रपात, देखिए कैसा एकदम, है ना, स्टेप वाइज बना हुआ। ये रैपिड के फॉर्म में बना हुआ, देखो जो रैपिड बताए थे मैंने, तो यहाँ से नदियाँ थोड़ी धीरे धीरे स्टेप वाइज आती है, तो क्या बनाएगी? रैपिड बनाएगी। तो रैपिड के तौर पर ही देखने को मिलता है। कहाँ पर? भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर की सहायक नदी बीना नदी पर देखने को मिलता है, ठीक है। यह सागर जिले में कहाँ पर मौजूद है? सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर है। सागर में है भालकुंड, है ना। भालकुंड कहाँ पर है? सागर जिले में मौजूद जलप्रपात है। आगे बात कर रहे थे अन्य जलप्रपातों की बात करें, जो मैं पहले भी आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं, है ना। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं अन्य छोटे जलप्रपात? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी अनूपपुर पर है ना। कपिल धारा
नर्मदा नदी पर, ठीक है। दुग्ध धारा नर्मदा नदी पर अनूपपुर में, धुआंधार नर्मदा नदी पर लेकिन जबलपुर में, भेड़ाघाट में है ना। मानधाता, ठीक है, मंदार, है ना, मंदार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर, हंडिया बड़वा में आपको दिखाई देगा। कहाँ पर? हंडिया बड़वा में मंदार जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात आपको दिखाई देगा नर्मदा नदी हंडिया बड़वा के पास ही। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी महेश्वर में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चचाई जलप्रपात रीवा में देखने को मिलेगा आपको, बीहड़ नदी पर, ठीक है। चूलिया जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी पर, मंदसौर, ठीक है, मंदसौर से आगे है ना, ये मंदसौर में नहीं है, मंदसौर से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो ये राजस्थान में आता है। राहतगढ़ जलप्रपात चंबल नदी पर, सागर में, ठीक है, सागर में देखने को। झाड़ीदाह जलप्रपात इंदौर में आपको देखने को मिलेगा। पाताल पानी हो गया, पाताल पानी ये भी इंदौर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है ना, बीहड़ नदी पर है, रीवा में। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था शीतला माता फॉल, बता दिया था शीतला माता फॉल, ठीक है, इंदौर में मौजूद है, ठीक है। और अन्य जलप्रपातों के बारे में देखें है ना, तो और कौन कौन सा जलप्रपात है? देखो, पूर्वा जलप्रपात तमसा नदी पर है, रीवा में। पूर्वा जल जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लगाते चलता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। कौन सा जलप्रपात की बात कर रहे हैं हम, है ना, पूर्वा। पियावन इंपॉर्टेंट है, पियावन जलप्रपात कहाँ पर है? बिहार नदी पर है, रीवा में, ठीक है ना। बेलोही जलप्रपात गोरम नदी पर, रीवा। पांडव, ये इंपॉर्टेंट है, पांडव केन नदी पर है और पन्ना में है। पांडव जलप्रपात केन नदी पन्ना, ठीक है। गाथा जलप्रपात केन नदी पन्ना, ठीक है। लक्ष्मण धारा इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर, अमरकंटक। दुग्ध धारा नर्मदा नदी पर, अमरकंटक। शंभू धारा नर्मदा नदी पर, अमरकंटक। जरावनी है ना, नर्मदा नदी गुजरात। फिर दर्दी, ये जरावनी याद रखे क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बाहर जा रहा है लेकिन है नर्मदा पर, ठीक है। दर्दी की बात करें तो खंडवा में आपको देखने को मिल रहा है, नर्मदा नदी पर। उसके बाद पास में ही है ये, है ना, इसीलिए लोकेशन कभी खंडवा कभी हमको खरगोन देखने को मिलती है, उसके आसपास ओमकारेश्वर। झाड़ीदाह जलप्रपात चंबल नदी पर है, इंदौर में, ये झाड़ीदाह हो गया, ठीक है। शीतला माता हो गया चंबल नदी पर, इंदौर में, ठीक है। फिर उसके बाद गंगुल पारा है ना, वेनगंगा नदी पर है, बालाघाट में, है ना, वेनगंगा नदी बालाघाट, है ना। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पर, है ना, सुल्तानगढ़, है ना, किस पर आ जाता है? सुल्तानगढ़ पार्वती नदी पर, है ना, इधर है। और ऊषा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, है ना, जमदार नदी पर। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, दुग्ध धारा हो गई, ये याद रखना है। शंभू धारा, है ना, जरावनी याद रखना है। दर्दी, झाड़ीदाह, ये सब आपको पता है, झाड़ीदाह इंदौर, शीतला माता गंगुल, है ना, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पियावन हो गया, पांडव हो गया, गाथा हो गया, लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, है ना, बाकी सब चीज़ें आपको याद ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आ जाते हैं प्रमुख झीलें और तालाबों में, है ना। प्रमुख झीलें और तालाबों को यहाँ से देखते हैं हम। सबसे पहली झील और सबसे इम्पॉर्टेंट झील जो आपको देखने को मिलती है वो है भोजताल। भोपाल का भोजताल, राजा भोज की बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पर प्रतिमा भी स्थापित है, ठीक है। ये आपको प्रतिमा भी क्या करी है, बाद में शामिल की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शानदार प्रतिमा भी देखने को मिलती है और एक बड़ा तालाब है, एक बड़ा तालाब है, एक छोटा तालाब है, ठीक है ना। झीलों की नगरी भी इसे कहा जाता है। भोजताल है ना, भोपाल शहर में स्थित, है ना, भोजताल जो है भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की प्रमुख तालाब है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। मध्य प्रदेश में इससे बड़ी झील नहीं देखने को मिलती है, सबसे बड़ा तालाब है। झीलों की नगरी के रूप में भोपाल को जाना जाता है। मार्च 2011 तक झील को, है ना, अपर झील है ना, ऊपरी झील या क्या बोलते थे, बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता। अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भोजताल कर दिया गया। 2011 तक झील को अपर झील बड़ा कहते थे या बड़ा तालाब कहते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसका नाम भोजताल कर दिया गया, है ना, राजा भोज के नाम पर। कब? 2011 में, याद रखिएगा, सीधे पूछा जा सकता है, कर दिया गया। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ में खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई है ना। 2002 में, है ना, उसके पहले 2002 में रामसर भूमि आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में इसे शामिल कर लिया गया था। अब आपको बताना है रामसर कहाँ पर है, दो क्वेश्चन आपको बताने हैं, रामसर कहाँ पर है, ठीक है, और आर्द्र भूमि, है ना, वेटलैंड कन्वेंशन, आर्द्र भूमि सम्मेलन कब हुआ था, ढूंढो।
आर्द्र भूमि सम्मेलन पहली बार कहाँ पर हुआ था, ठीक है, और ये रामसर कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। झीलों की नगरी कौन कहा जाता है, भोपाल कहा जाता है। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील की नगरी कहा जाता है। भोपाल में है ना लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, है ना मनीषा झील, कौन कौन सी है, लोअर झील, अपर झील, ठीक है। अपर झील को किस नाम से जानते हैं हम, भोजताल के नाम से जानते हैं। शाहपुरा झील, मनीषा झील, ठीक है, मोतिया झील आदि झीलें पाई जाती है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। अब आप भोपाल में घूमेंगे तो वहाँ छोटी छोटी आपको झील क्षेत्र देखने को मिलेगा, बढ़िया सा, ठीक है। चलिए, तो इसे झीलों की नगरी के रूप में ये वैसा ही क्षेत्र है जहाँ से आप एकदम वाइड एंगल व्यू देखेंगे तो ऐसा शानदार सा नज़ारा देखने को मिलता है, ठीक है। अगले आ जाते हैं, है ना, लोकपाल सागर। कौन सा सागर, लोकपाल सागर, लोकपाल सागर, ठीक है। लोकपाल सागर पन्ना के किसने देखो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री में भी इन झीलों का जिक्र है, हिस्ट्री भी बताऊंगा तो हिस्ट्री में भी इन झीलों का जिक्र आता है कि एक राजा ने ये झील बनवाई और अभी भी ये झील के रूप में भले ही थोड़ी सी ऐसी पड़ी हुई है, उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत किसी किसी झील का उपयोग किया जा रहा है पीने के पानी को रिजर्व करने के लिए, लेकिन बाकी झीलें थोड़ी बहुत ऐसी बाहर की तरफ ऐसी पड़ी हुई है ना। तो पन्ना के राजा लोकपाल सिंह, किसने, लोकपाल सिंह ने 1893 से 97 ईस्वी में, है ना, ईस्वी में इनके नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण कराया था। इसमें 500 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जाता है, ठीक है। 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित किया जाता है। लोकपाल सागर बढ़िया सा बड़ी सी झील है, इधर की तरफ आसपास खेत है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्वाल सागर, टीकमगढ़ जिले में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, टीकमगढ़ जिले में मौजूद। इसका निर्माण चंदेल राजा, है ना, मदन वर्मा ने करा था। किसने करा था, चंदेल राजा मदन वर्मा ने इसका निर्माण करा था। कब, 1030 से लेकर 1165 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। अब देखो इतना साल थोड़ी लग गया उनको, है ना, इतने साल उसको बनाने में थोड़ी लग गए, है ना, 50 साल थोड़ी लग गए, है ना। क्या होता है कि इसकी एक डेटिंग होती है ना, डेटिंग के बेस पर थोड़ी झील खुदी, फिर उसके बाद उस झील का काम रोक दिया गया, उसमें पानी भर गया, फिर उसके बाद कुछ समय बाद झील को थोड़ा और चौड़ा करवाया गया, फिर उसके बाद कुछ साल तक काम रोक दिया, 10-20 साल तक कोई काम नहीं, फिर जनसंख्या बढ़ी, फिर और ज़्यादा पानी की आवश्यकता लगी, फिर झील को बड़ा करवा दिया। तो लगभग इतने समय अंतराल में झील का निर्माण करवा दिया गया था, ठीक है। धर्म सागर झील पन्ना नगर कहाँ पर मौजूद है, पन्ना नगर में स्थित है। मदन शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्म सागर तालाब बनवाया गया था, ठीक है ना। मदार शाह सूफी संत है, धार्मिक सूफी संत है उनके, है ना, यह धर्म सागर तालाब बनवाया गया था उनकी स्मृति में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मुंज सागर। मुंज सागर कहाँ पर है, धार जिले में मौजूद है। कहाँ पर देखने को मिलता है, धार जिले के मांडू में देखने को मिलता है। परमार वंश के राजा वाकपति मुंज ने इसका निर्माण करवाया था। परमार वंश के राजा वाकपति मुंज ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील का निर्माण करवाया था। आगे हम बात कर ले, देखिए सभी झीलों को देखें तो, है ना, ग्वाल सागर आपको ये दिखाई दे रहा है, एकदम सनसेट पॉइंट शानदार। धर्म सागर ये दिखाई दे रही है आपको। मुंज सागर ये आपको देखने को मिलता है भोपाल में ही, है ना। अगली देखते हैं हनुमान ताल, तो ये दिखाई दे रही है हनुमान ताल, ठीक है। उसके अलावा आपको सांख्य सागर झील, ये सांख्य सागर झील का दृश्य। सिरपुर तालाब ये इंदौर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तो गोविंदगढ़ तालाब ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखते हैं हनुमान ताल। जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में कितने तालाब थे, 52 तालाब थे, है ना, 52 तालाब देखने को मिलते थे, ठीक है। और 64 तलैया थी, है ना, बड़े तालाब और तलैया थोड़ी छोटी होती है, तालाब अच्छे खासे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तालाब तैयार थी। इन तालाब और तलैया का निर्माण गोंड शासक ने करवाया था। गोंड शासकों ने अपने उस समय की व्यवस्था के लिए करवाया था, जैसे सिंचाई के लिए, जल पीने के लिए, पानी को रोकना, वर्षा जल का संरक्षण, सबके लिए करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास तालाब ही सुरक्षित है, बाकी शहरीकरण हो गया। बाकी के ऊपर कुछ तालाब सूख गए थे, कहीं पानी नहीं था, तो उसके ऊपर क्या कर दिया गया, शहरीकरण में नीचे दब गए। सांख्य सागर झील की बात करते हैं। सांख्य सागर झील माधव सागर झील को, है ना, सांख्य सागर झील बोल दे या माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनवाया गया था, है ना। मैंने बोला था कि कुछ झीलें नदियों के
किनारे भी होगी, जैसे हमारी झेलम नदी पे आपको झील दिखाई देती है, कौन सी हमारी वूलर झील दिखाई देती है, ठीक है। उसके अलावा डल झील दिखाई देती है, ये झेलम के पास में ही मौजूद झीलें हैं, ठीक है। यह झील है ना माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास में स्थित है। इसे 2022 में है ना शिवपुरी, है ना, सांकी सागर झील है ना, तो इसे शामिल कर लिया गया था किसमें, रामसर साइट में। आपको रामसर बताना है कहाँ पर है, ठीक है। तो कहाँ पर है, सांकी सागर झील हो गई, माधव झील हो गई, है ना, मनिहार नदी पर ये मौजूद है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जाती है शिवपुरी, है ना, शिवपुरी में है ये, ठीक है। और 2022 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था, ये दिखाई दे रही है आपको, है ना, सांकी सागर। सिरपुर तालाब की बात करें तो सिरपुर तालाब इंदौर में मौजूद है, ठीक है। या सिरपुर तालाब और यशवंत सागर, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर ये दोनों ही झील क्या है, दोनों ही झील है ना। यशवंत सागर जो है वो किस पे बनी हुई है, एक डैम बना हुआ है, डैम के पीछे बनी हुई है ये झील। उसके अलावा इस डैम की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पर एक पर्यटन स्थल भी है ना बना है, गुलावट। गुलावट एक पर्यटन स्थल भी बना हुआ है, जहां पर क्या है, कमल की खेती की जाती है, बहुत मात्रा में यहाँ पर कमल देखने को आपको मिलते हैं, है ना। और एक अच्छा सा पिकनिक स्पॉट के रूप में ये गुलावट क्षेत्र डेवलप किया गया है। यहाँ पर धीरे धीरे इसको एक महत्व का भी बना दिया जाएगा, पर्यटन स्थल इंदौर के पास में। यशवंत सागर के पास पीछे जो झील है ना, डैम के पीछे जो झील बन जाती है उसी में ही गुलावट बनाया गया है। 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था दोनों को। 2022 में ये भी याद रखें, 2022 में किसको, सांकी सागर झील को भी साथ में ही शामिल किया था, ठीक है। गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले, कहाँ पर स्थित है, रीवा जिले में स्थित है। यह तालाब 1913 में महाराजा किसने बनाया था, महाराजा रघुराज सिंह, ठीक है। किसने बनाया था, महाराजा रघुराज सिंह ने इसे बनाया था, रघुराज सिंह जूदेव बोल सकते हैं, द्वारा बनवाया गया था। गोविंदगढ़ रीवा में मौजूद है, ठीक है। गोविंदगढ़ रीवा क्षेत्र, है ना, गोविंदगढ़ रीवा क्षेत्र की है ना। और उसके अलावा और उस समय की जो राजधानी थी, है ना, उस समय की जो रीवा क्षेत्र की राजधानी थी, उस राजधानी के रूप में देखने को मिलता है। अभी हम इसको हटा तो नहीं सकते हैं यहाँ से, है ना, नीचे कर सकते हैं, इसीलिए दिख नहीं रहा है वहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये रही हमारी गोविंदगढ़, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, संग्राम सागर झील जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह द्वारा करवाया गया था, है ना। चिड़ीखो, यह झील कहाँ पर है, राजगढ़ जिले में मौजूद है। चिड़ीखो कहाँ पर है, राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में स्थित है, राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में स्थित है। नरसिंहगढ़ को मालवा ए कश्मीर भी कहा जाता है ना, मालवा का कश्मीर, देखिए मालवा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है। एकदम शानदार सी झील दिखाई देती है ना, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है नरसिंहगढ़ झील या फिर चिड़ीखो झील एक खाई जैसी दिखाई देती है, इसलिए चिड़ीखो झील के नाम से जाना जाता है। नरसिंहगढ़ झील या फिर क्या हो गए, चिड़ीखो झील, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, प्रमुख झीलें, ये क्या थी हमारी प्रमुख झीलें और प्रमुख जलप्रपात हमने यहाँ पर देखकर खत्म करे, है ना। तो ये हमारा सेक्शन था झीलें और जलप्रपात का। जैसे मैंने आपको बोला था झीलें जलप्रपात अलग से बता दूंगा। अब अगला सेक्शन जो आ जाएगा हम परियोजनाओं पर लेकर आ जाएंगे। उसके अलावा मृदा हम शुरू करेंगे इसके आगे, परियोजना और उसके बाद मृदा को हम इसमें देखेंगे, मध्य प्रदेश की संपूर्ण परियोजना और बाकी मृदा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए स्पेक्ट्रम IAS के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, नमस्कार।